Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 8th of April 2022. तो गाइज आज है तारीख 8 अप्रैल 2022 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक मिल जाएगा। उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, तो जाकर आप लोग इसको ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है नागार्जुना सागर को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग सा है। नीचे आपको देखने को मिलेंगे 3 पेयर्स यहाँ पर दिए गए हैं और पूछा गया इन तीनों पेयर्स में से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। अब एक चीज़ और यहाँ पर देखने को मिलती है, ये जो पेयर दिए गए हैं इसमें से एक साइड पर आपको कम्युनिटीज़ देखने को मिलती हैं, जैसे कि कुर्द हो गया, मधेसी हो गया, रोहिंग्या, ये अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर आपको कंट्रीज़ के नेम देखने को मिलेंगे। तो पूछा गया ये जो कम्युनिटी है कौन सी कम्युनिटी कौन सी कंट्री से रिलेट करती है। तो इसमें से कुछ ऑप्शंस गलत मैच्ड हैं और कुछ ऑप्शंस करेक्ट मैच्ड हैं। तो करेक्ट वाले यहाँ पर बताने हैं। अभी फिलहाल ऑप्शन क्या दिए गए हैं तो मैं आपको नीचे लेकर चलता हूँ। तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया गया है 1 and 2, दूसरा ऑप्शन 2 ओनली, तीसरा ऑप्शन 2 and 3 और चौथा ऑप्शन 3 ओनली। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा और टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से भी जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। और अभी तक इसका आंसर नहीं मिलता है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में भी मैं आप लोगों के साथ इसके करेक्ट आंसर को डिस्कस करने वाला हूं। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 के ऊपर आपको मेंशन्ड देखने को मिलेगा। यह आर्टिकल हमारे जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात की गई है रशिया को सस्पेंड कर दिया है ह्यूमन राइट काउंसिल से। अब ये कैसे सस्पेंशन है इसको डिस्कस करते हैं। अब सस्पेंशन के लिए भी एक वोटिंग वगैरह हुई थी और उस वोटिंग में अगेन भारत ने एब्सटेन कर दिया। भारत ने यहाँ पर कोई भी पक्ष नहीं लिया है। क्लियर हुआ? तो एक एक करके डिटेल में देखते हैं। तो जो रशिया की मेंबरशिप है ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर में, ठीक है, ये रशिया इसके अंदर इलेक्ट हुआ था 2020 के अंदर में, लेकिन अभी थर्सडे में इसको सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंशन के लिए एक वोटिंग होती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर में। तो इस आर्टिकल से 2 चीज़ें तो पढ़ते पढ़ते इंपॉर्टेंट निकल कर आ गई। एक तो ह्यूमन राइट काउंसिल इंपॉर्टेंट बॉडी है, दूसरा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली दूसरी इंपॉर्टेंट बॉडी है, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर जीएस पेपर 2 में इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस का यहाँ पर टॉपिक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये वोटिंग होती है जिसमें से काफ़ी सारी कंट्रीज़ फेवर में वोट करती हैं और लगभग 58 कंट्रीज़ एब्सटेंट कर देती हैं। मतलब कि ये है कि वो कंट्री ना हाँ में जवाब देती है ना में जवाब देती हैं। और इन एब्सटेंशन वाली कंट्री में से इंडिया भी एक ऐसी कंट्री देखने को मिलेगा जिसने यहाँ पर इस रेजोल्यूशन के प्रति एब्सटेंट किया है। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रूर ध्यान रख सकते हो। क्लियर हुआ? उसके बाद यहाँ पर और क्या बताया गया, देखो ये जो सस्पेंशन है ये यहाँ पर क्या करेगा, जो रशियन फेडरेशन के ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर जो भी मेंबरशिप है उसको यहाँ पर हटा देगा। जो भी सस्पेंशन है इसकी वजह से यहाँ पर हट जाएगा। अब ऐसा यहाँ पर किया गया है क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूक्रेन, यूएस, ठीक है, यूएस तो एक ऑब्वियस सी बात है बड़ी कंट्री है, देन उसके बाद यूरोपियन यूनियन, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने मिलकर यहाँ पर इस पूरे प्रपोजल को रखा था और इन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया कि बिल्कुल यहाँ पर हटा देना चाहिए रशिया को इस वाली मेंबरशिप से भी, क्योंकि रशिया लगातार यहाँ पर अटैक कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, इसी वजह से ये सारा काम किया गया, ये आपको पता ही है। प्लस भारत का स्टैंड क्या रहा है, भारत ने यहाँ पर देखो भारत के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि यूएन के अंदर आपको बैठे हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उनका नाम है टीएस त्रिमूर्ति साहब। इनका कहना यह है कि हमने एब्सटेन किया है किसी रीज़न की वजह से। ठीक है, तो कोई रीज़न है जिसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर एब्सटेन कर दिया है। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग यहाँ पर इस आर्टिकल तो काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। बट अभी यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता होगा हम लोग डेली न्यूज़पेपर को एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को हर एक आर्टिकल के रिगार्डिंग निकाल कर दूंगा पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे यूएनजीए जिसके अंदर वोटिंग हुई है। देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ये ह्यूमन राइट काउंसिल क्या है। देखो
यूएनजीए की जब हम लोग बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है यूनाइटेड नेशन का। अब इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कहने का मतलब यह है, जब हम लोग बात करते हैं पूरे के पूरा यूनाइटेड नेशन की, तो यूनाइटेड नेशन के अंदर टोटल 6 मेन ऑर्गन्स हैं। उन 6 मेन ऑर्गन्स में से पहला है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसके अंदर अभी वोटिंग हुई है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, आपको इसके बारे में पता होगा, जिसके अंदर टोटल आपको 15 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट। उसके बाद यहाँ पर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आता है, देन ट्रस्टीशिप काउंसिल, देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, काफ़ी बार आप लोगों ने सुना होगा। उसके बाद यहाँ पर यूएन सेक्रेटेरिएट आपको देखने को मिलेगा। तो ये 6 मेन ऑर्गन्स हैं, जिसमें से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भी एक मेन ऑर्गन यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर हुआ। अब उसके बाद यहाँ पे बात की गई है, देखो जितने भी मेंबर्स यूनाइटेड नेशन के अंदर हैं वो सब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर भी रिप्रेजेंट करते हैं। 193 मेंबर्स, जैसे कि जितने भी यूएन मेंबर कंट्रीज़ है वो सब यूएनजीए के अंदर भी देखने को मिलेंगे। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की हर साल मीटिंग होती है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। जो मीटिंग होती है लगभग सितंबर के मंथ में होती है। अब सितंबर का मंथ आएगा तो यूएनजीए के अंदर मीटिंग होगी, ठीक है। उसके बाद जो ये यूएनजीए है इसको हेड किया जाता है एक प्रेसिडेंट के थ्रू, जो कि यहाँ पर इलेक्ट होते हैं 1 साल के लिए। तो 1 साल के लिए एक प्रेसिडेंट आएगा जो कि यहाँ पर इस पूरे यूएनजीए को देखेगा। और यूएनजीए को हम लोग अक्सर पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड एक नाम याद रखना, इसको हम लोग यूएनजीए के नाम से जानते हैं। प्लस उसके बाद यहाँ पर करता क्या है ये बॉडी, इस बॉडी का मेन काम है जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, जैसे कि पीस और सिक्योरिटी के मैटर्स हो गए या और भी दूसरे इंटरनेशनल इश्यूज़ हो गए, तो उनके ऊपर अपना डिसीजन लेकर आता है वोटिंग वगैरह के माध्यम से, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रख सकते हो। और जितनी भी चीज़ यहाँ पर डिस्कस की जाती हैं वो यहाँ पर मेंबर्स के बेसिस पर डिस्कस की जाती हैं। और उसके बाद ये लोग यहाँ पर डिसाइड भी करते हैं, जो भी यहाँ पर कोई नया मेंबर्स ऐड होना है, ठीक है, उसके एडमिशन के ऊपर भी यहाँ पर डिसीजन वगैरह इसके अंदर लिया जाता है। जो डिसीजन होता है मेजरली वो वोटिंग से होता है। जनरली यहाँ पर अगर कोई मतलब जो ज़्यादा कुछ खास केस नहीं है तो वहाँ पर सिंपल मेजोरिटी से वोटिंग हो जाएगी। अदरवाइज़ यहाँ पर एक 2/3 मेजोरिटी भी यहाँ पर चल जाती है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हो, ठीक है। हर एक मेंबर के पास एक एक वोट होता है, वो यहाँ पर वोटिंग करते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे वोटिंग हुई थी तब यहाँ पर ये वोटिंग की गई थी, ठीक है। फेवर हो गया और उसके बाद कोई फेवर में है नहीं है या फिर एब्सटेन कर सकता है। तो यहाँ पर अभी आप देख पाओगे इंडिया ने भी इस वाले पर्टिकुलर केस के अंदर एब्सटेन किया था। क्लियर हुआ। चलो ये बॉडी अच्छे से क्लियर हो चुकी है। कोई भी क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में तो आप लोग इसको सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद दूसरी बॉडी यहाँ पर चर्चा में है वो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, UNHRC। तो ये जो ह्यूमन राइट काउंसिल है ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। मतलब यहाँ पर देखो जितने भी मेंबर्स हैं उन सबकी सरकारें मिलकर काम करती हैं। हमारा पूरे यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंदर ये बॉडी देखने को मिलेगी, जिसका मेजर काम या फिर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन देना, मानव के जो अधिकार है दुनिया भर में उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके नाम से ही पता चल रहा है। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो ये जो काउंसिल है इसको बनाया जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के थ्रू 2006 के अंदर। और इससे पहले भी हमारे पास एक ऐसे ही कमीशन हुआ करता था जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, जिसको रिप्लेस कर दिया गया। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हो इसके बारे में। देन उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया, ये जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मतलब पहले हमारे पास CHR हुआ करता था, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स हुआ करता था। इसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब ये जो हमारे पास ह्यूमन राइट काउंसिल है इसके अंदर मेंबर्स कितने हैं, तो आपको 47 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट देखने को मिलेंगे, जिनको इलेक्ट किया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के थ्रू। मतलब इस ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर आपको 47 मेंबर्स देखने को मिलते हैं और वो 47 मेंबर्स भी इलेक्ट करे गए हैं यूएनजीए के माध्यम से। आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। देन उसके बाद जो भी मेंबर्स हैं उनका मेजर काम है कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन देने का ये काम करें। अब जितने भी मेंबर्स यहाँ पर आते हैं, जैसे मैंने बताया 47 मेंबर्स हैं, तो वो 47 मेंबर्स अलग अलग एरिया से बिलोंग करते हैं। मतलब जैसे हम लोग अगर वर्ल्ड मैप को देखें, ठीक है, अगर मैं आप लोगों के सामने जैसे कि वर्ल्ड मैप ड्रॉ करूँ, जैसे कि ऊपर यहाँ पर एक सेकेंड रफली यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर आपको जैसे कि ऊपर अमेरिका देखने को मिल जाएगा, फिर नीचे यहाँ पर आपको साउथ अमेरिका देखने को मिल जाएगा, है ना। उसके बाद इधर आपको यहाँ पर अफ्रीका देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद इधर यहाँ पर अरब नेशंस, देन उधर इंडिया, देन ऊपर चाइना, देन ऊपर मंगोलिया, रशिया, जो भी यहाँ पर आपका मैप पूरा देखने को मिलता है। इस मैप के अंदर अगर हम लोग बात करें अफ्रीका स्टेट से, तो अफ्रीकन स्टेट से 13 सीट हैं और एशिया पैसिफिक स्टेट से 13 सीट हैं और लैटिन अमेरिकन और कैरिबियन स्टेट से यहाँ पर 8 सीट है। तो मतलब ये वाला पोर्शन और इसके इधर वाला पोर्शन, पूरे वर्ल्ड से आप देख पाओगे अलग अलग जगह से सीट ली गई हैं। प्लस जो वेस्टर्न यूरोप है और दूसरे स्टेट्स हैं, ऊपर की साइड वाला एरिया आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे से 7 सीट हैं और ईस्टर्न यूरोप से यहाँ पर 6 सीट हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो दुनिया भर से अलग अलग पोर्शन से यहाँ पर आपको सीट्स देखने को मिल जाती हैं इसके अंदर। और इन कंट्रीज से यहाँ पर कोई मेंबर बैठा हुआ है, वो कंट्री बैठी पड़ी हैं और जो कि इसका यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का हिस्सा हैं। क्लियर हुआ।
और जितने भी मेंबर्स होते हैं इस काउंसिल के वो सब 3 साल के लिए सर्व करते हैं इस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर। और जैसे मान लो 3 साल पूरे हो गए, अब इलेक्शन दोबारा होना है, तो दोबारा इलेक्शन होते हुए इमीडिएटली उनको दोबारा इलेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। आई होप आप लोगों को यहाँ पर पूरे बॉडी की फंक्शनिंग वगैरह जितने भी डिटेलिंग है वो सब जानने को मिल चुकी है। चलो बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अच्छा, मैंने इसके अंदर एक चीज़ यहाँ पर ये बोल दी है, देखो जो ये ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट है, ये बेसिकली सर्व करता है एज अ सेक्रेटेरिएट ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल, और इसी का हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो मतलब ह्यूमन राइट काउंसिल का ही यहाँ पर आपका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में है। बट इस बॉडी का मतलब रिप्लेस किया, मतलब इस वाली जो बॉडी है जिसके बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा करी है, इसने पहले वाली बॉडी को रिप्लेस कर दिया था जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। ठीक है, वो कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स था, और यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये अभी ह्यूमन राइट्स काउंसिल है। क्लियर हुआ? तो इसके बारे में ध्यान रखना जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। देन उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल चर्चा में आता है, इसको आप लोग जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर सकते हो। बात की गई है इंडिया और यूएस के बीच में 2+2 मीटिंग होने वाली है। अब 2+2 मीटिंग का मतलब क्या होता है? मतलब भारत की साइड से 2 मिनिस्टर होंगे और अमेरिका की साइड से 2 मिनिस्टर होंगे। और वो 2 मिनिस्टर कौन कौन से होंगे? तो हमारी साइड से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, मतलब एस जयशंकर साहब और राजनाथ सिंह जी। और ऐसे यहाँ पर यूएस की साइड से होने वाले हैं वहाँ के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर। तो जब भी 2+2 मीटिंग होती है तो वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के बीच में होती है, दोनों कंट्रीज़ के। तो आप लोग को इसके बारे में भी ज़रूर ध्यान रखना है। नाउ यहाँ पर क्या है, एस जयशंकर साहब और राजनाथ सिंह जी विजिट करेंगे यूएस में 2+2 डायलॉग के लिए, और ये 11 अप्रैल को ये मीटिंग होने वाली है। ये स्टेटमेंट आ चुका है थर्सडे में, मतलब कल के दिन ये स्टेटमेंट निकल कर आया है। उसके बाद ये मीटिंग तब होगी जब अभी हमने थोड़े दिनों पहले यूएस के साथ एक और मीटिंग की थी। आपको पता होगा जो यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं दलीप सिंह, ये इंडिया आए थे, डिस्कशन किया था रशिया यूक्रेन के डिस्प्यूट को लेकर। ठीक है, काफ़ी सारी यहाँ पर इन्होंने क्रिटिसिज्म वगैरह भी कर दिया था रशिया यूक्रेन के डिस्प्यूट को लेकर। तो उस मीटिंग के बाद अब यहाँ पर ये दूसरी मीटिंग होने वाली है। तो मतलब यहाँ पे आप देख पाओगे 1-1.5 महीने के अंदर ही अंदर यहाँ पर आपको 2 मीटिंग्स देखने को मिल जाएंगी यूएस की साइड से। उसके साथ साथ बताया गया ये जो मीटिंग होने वाली है यहाँ पर काफ़ी कुछ डिस्कशन होने वाला है। बेसिकली यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ को लेकर चर्चा की जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ डेफिनेटली रशिया और यूक्रेन का विवाद के बारे में डिस्कशन होगा। देन उसके बाद फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी चर्चा होने वाली है। तो ये यहाँ पर 4-5 पॉइंट्स बताए गए हैं जिसके बारे में डिस्कशन होगा, जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर जितना भी डिस्कशन होगा वो आने वाली टाइम पे बताएगा। ऑब्वियसली बात है, अभी सारे के सारे प्रेडिक्शंस है कि हाँ ये चर्चा की जाएगी। जब यहाँ पे डिस्कशन होगा उसके बाद यहाँ पर चर्चा होने के बाद जब ये आर्टिकल्स निकल कर आएंगे तब हम लोगों को एक कन्फर्मेशन मिलेगा कि हाँ आखिरकार ये बातचीत हुई है। तो इसके ऊपर अगर आप लोग ज़्यादा जोर नहीं भी दोगे तो भी यहाँ पर काम बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर पढ़ ही रहे हैं इंडिया यूएस के बारे में, तो आपको पता होगा अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में रिलेशंस पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। और ये कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके साथ अक्सर रिलेशंस को पूछ लिया जाता है, खासकर मेंस एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इंडिया यूएस हो गया, इंडिया रशिया हो गया, इंडिया चाइना हो गया, तो इनके रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अभी रिसेंटली एक और कंट्री के साथ रिलेशंस चर्चा में थे, आपको पता होगा इंडिया तुर्कमेनिस्तान। इंडिया तुर्कमेनिस्तान के रिलेशंस मैंने थोड़े दिनों पहले डेली करंट अफेयर का वीडियो में कवर किए हैं, चाहो तो आप लोग एक बार उसको गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, पीडीएफ वगैरह सब आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। अब इंडिया जो तुर्कमेनिस्तान वाला रिलेशन है क्यों चर्चा में था? क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा जो भारत के प्रेसिडेंट है वो तुर्कमेनिस्तान गए थे। और उसके बाद यहाँ पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस अभी चर्चा में था, क्योंकि अभी हमने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, आपको पता होगा। उससे पहले पिछले महीने इंडिया यूएई के रिलेशंस चर्चा में थे। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है कौन कौन से रिलेशंस किन किन मंथ में चर्चा में है। अब यूएस के बारे में चर्चा की गई है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इंडिया यूएस के रिलेशंस आखिरकार कहाँ पर स्टैंड करते हैं। कोई सी भी इंटरनेशनल रिलेशंस की किताब उठाना, जहाँ पर भी आप लोगों को पढ़ना होगा, तो ये सारे पोर्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग रिलेशंस के बारे में बात करते हैं दोनों कंट्रीज़ के, तो दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप आज के टाइम पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मतलब कि देखो थोड़ी बहुत यहाँ पर रशिया यूक्रेन के विवाद की वजह से जो थोड़े बहुत रिलेशंस गड़बड़ा रहे हैं, बट इससे पहले रिलेशंस दोनों कंट्रीज़ के बहुत ज़्यादा मजबूत आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट 2015 में दोनों देशों ने मिलकर दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ फ्रेंडशिप को यहाँ पर इशू किया है, और एक तरीके से जॉइंट स्ट्रेटेजिक अपना विजन रखा है एशिया पैसिफिक रीजन को लेकर और इंडियन ओशन रीजन को लेकर। तो बेसिकली यहाँ पर 2015 से आप देख पाओगे रिलेशंस और ज़्यादा गहरे हो चुके हैं दोनों देश के बीच में। और फिर उसके बाद यहाँ पर लगातार अलग अलग सेक्टर में दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर अलग अलग अग्रीमेंट्स करे हैं, अलग अलग कोऑपरेशन दिखाया है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग लेकर चलते हैं एनर्जी और क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो एनर्जी क्लाइमेट चेंज को लेकर यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ क्या कर रही हैं? तो दोनों कंट्रीज़ के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है अंडर द पेस। पेस क्या है? यह है पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी। तो यूएस का इसके अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है
और यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया का आपको एक एनर्जी का डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा जो कि मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी दोनों ने मिलकर एस्टेब्लिश किया है जॉइंट क्लीन एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, जिसका मेजर मकसद है कि यहाँ पर क्लीन एनर्जी को प्रमोट किया जाएगा और पोल्यूशन को कम से कम कर सकें। यहाँ पर साइंटिस्ट होंगे यूएस के और इंडिया के जो कि साथ में मिलकर ये काम करने वाले हैं, इनोवेशंस करने वाले हैं। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको क्लियर कर गए होंगे। तो इंडिया यूएस क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 का पार्टनरशिप भी लॉन्च कर दिया गया था, जो कि अभी लीडर क्लाइमेट समिट हुआ था 2021 में, पिछले साल। ठीक है, तो यहाँ पर मेजर मकसद क्या है कि हम लोग पोल्यूशन को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकें, तो उस सेक्टर में दोनों कंट्रीज़ काम कर रही हैं। उसके बाद डिफेंस कॉपरेशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो डिफेंस रिलेशन दोनों कंट्रीज़ के सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एक मेजर पिलर है दोनों रिलेशंस के बीच में। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या है, हम लोगों ने एक न्यू फ्रेमवर्क साइन कर रखा है इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशंस के साथ में 2005 में, और उसको हम लोग अपडेट कर चुके हैं। आने वाले यहाँ पर मतलब अपडेट करते रहते हैं, 10-10 साल के लिए अपडेट होता है, और इसको आगे अपडेट कर दिया गया था 10 साल के लिए 2015 के अंदर। तो मतलब एक एग्रीमेंट हमारे साथ चल ही रहा है यूएस का, खासकर डिफेंस के पर्सपेक्टिव से। उसके बाद इंडिया यूएस दोनों यहाँ पर एक मेजर कंट्री आपको देखने को मिल जाते हैं क्वाड ग्रुप के अंदर। क्वाड बेसिकली 4 कंट्री का आपको ग्रुप देखने को मिलेगा, जिसमें इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया है। तो दोनों देश यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंट्री की तरह यहाँ पर ग्रुप के अंदर काम करते हैं। प्लस ये जो अलायंस है बेसिकली मतलब पूरा का पूरा क्वाड बनाया गया है। तो आपको पता होगा कहीं ना कहीं जो चाइना है, चाइना का जो अग्रेशन देखने को मिलता है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, उसको काउंटर करने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर भी आप देख पाओगे इंडिया और यूएस के रिलेशंस कहाँ पर स्टैंड करते हैं। फिर उसके बाद क्वाड ग्रुप के बीच में एक अभ्यास होता है, मालाबार एक्सरसाइज। तो आप कह सकते हो अगेन इंडिया यूएस के बीच में अभ्यास हो रहा है, प्लस 2 कंट्रीज़ और हैं जो कि साथ मिलकर ये अभ्यास कर रही हैं। ठीक है, और अभी मतलब आप कह सकते हो 13 साल में पहली बार अभी कुछ टाइम पहले ये अभ्यास हुआ था, जिसको हम लोग मालाबार एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं। उसके बाद अमेरिका के बहुत सारे बेसिस आपको दुनिया भर में देखने को मिलेंगे। तो जिबूटी जो कि अफ्रीका के अंदर है और गुआम जो कि पैसिफिक ओशन के अंदर है। तो यहाँ पर इन दोनों एरियाज़ के बीच में अमेरिका के बहुत सारे बेसिस हैं, और इतना हम लोगों ने रिलेशंस को मेंटेन कर लिया है कि इन सारे अमेरिकन बेसिस पर आज के टाइम पर भारत का एक्सेस है, भारत यहाँ पर इसका यूज़ कर सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोगों ने बहुत सारे डिफेंस एग्रीमेंट्स यूएस के साथ में कर रखे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे बता रहा हूँ। हमने एग्रीमेंट्स जो कर रखे हैं उसमें बेका, GSOMIA, लेमुआ, कोमकासा, ये सारे एग्रीमेंट्स देखने को मिलते हैं। बेका मतलब बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल इंटेलिजेंस। GSOMIA का मतलब है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। उसके बाद लेमुआ का मतलब लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देन कोमकासा का मतलब कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। अगर आप लोगों को इन चारों एग्रीमेंट्स के बारे में डिटेल से जानना है, तो जैसे मैं हर बार बोलता हूँ जब भी एग्रीमेंट्स के बारे में चर्चा आती है, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। तो आप लोग जाकर उसको एक बार चेक कर सकते हो। सिंपल सा है, यूट्यूब पर जाना, टाइप करना व्हाट इज़ बेका, दीपक यादव एजुकेशन डाल देना, आपके सामने ऊपर वो वीडियो निकल कर आएगा, उसको देख सकते हो। ये चारों के चारों एग्रीमेंट्स मैंने वहाँ पर समझा रखे हैं, बहुत ही शॉर्ट वीडियो के अंदर 7 से 8 मिनट में आपको क्लियर हो जाएंगे। पता चल जाएगा कि हाँ उन एग्रीमेंट्स के अंदर हम लोग दोनों कंट्रीज़ मिलकर क्या कर रहे हैं और भारत को कैसे फ़ायदा हो रहा है। क्लियर हुआ। उसके बाद इंडिया यूएस साथ में मिलकर टेररिज्म को काउंटर करने के लिए भी यहाँ पर इनिशिएटिव को लेकर साइन कर चुके हैं 2010 के अंदर में। ठीक है, तो मतलब आतंकवाद वगैरह से लड़ने के लिए भी यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ का बहुत बड़ा रोल देखने को मिल जाएगा। प्लस इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में अलग अलग अभ्यास होते हैं। एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है टाइगर ट्रियम्फ, इसको किया गया था नवंबर 2019 में। उसके बाद यहाँ पर बीच में इनके बायलैटरल बहुत सारे अभ्यास होते हैं, जैसे दोनों कंट्रीज़ की आर्मी के बीच में होता है युद्ध अभ्यास, दोनों कंट्रीज़ की स्पेशल फोर्सेस के बीच में होता है वज्र प्रहार। देन दोनों कंट्रीज़ के यहाँ पर आप कह सकते हो और भी मतलब अभ्यास देखने को मिलता है रिम्पैक और रेड फ्लैग के नाम से। व्यापार के मामले में बात करें तो अभी तो हम लोगों ने डिफेंस पढ़ लिया, एनर्जी पढ़ लिया, तो ये सारे सेक्टर पढ़ लिए। अब बात करते हैं ट्रेड में। तो यूएस यहाँ पर इंडिया का एक सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर आपको देखने को मिल जाएगा। एक मेजर डेस्टिनेशन है इंडिया के एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए। देखो हम लोग काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं। यूएस का काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट हम लोगों की कंट्री के अंदर देखने को मिलेगा। यूएस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी करता है। प्लस यहाँ पर क्या हुआ था, जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी तो उस समय पर जीएसपी को विड्रॉ कर दिया था। ठीक है, अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीएसपी का मतलब है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, ये आपको ध्यान रखना है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसको विड्रॉ कर दिया था। इसका मतलब क्या है, देखो जब हम लोग क्या करते थे, इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड हो रहा है। अब भारत यहाँ पर काफ़ी सारा सामान भेज रहा है। चलो मतलब कि हमने बहुत सारा सामान भेजा यूएस के अंदर में। अब जब यूएस में बेचते हैं तो उस पर एक टाइम पर जीएसपी लगता था। जीएसपी मतलब यहाँ पर जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। अब इसके अंदर हम लोगों को टैरिफ रिडक्शन मिला करता था, अलग अलग सामान के ऊपर टैरिफ के ऊपर छूट मिला करती थी, तो हमारा सामान थोड़ा सस्ता जाता था। ठीक है, लोग खरीदते भी थे। लेकिन हुआ क्या, डोनाल्ड ट्रंप ने इसको विड्रॉ कर दिया। मतलब ये जीएसपी विड्रॉ हो चुका था, अब हमारा सामान के ऊपर टैरिफ वगैरह लग रहा था, एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे थे।
तो लेकिन अभी करंट सरकार ने, जैसे कि आज के टाइम पर जो बाइडन है, तो इन्होंने यहाँ पर जितने भी बैंस थे वो हटा दिए हैं और मतलब जीएसपी वगैरह आप कह सकते हो जैसे पहले विड्रॉ कर लिया गया था वो सब वापस से देखने को मिलेगा। तो अभी यहाँ पर कोई भी बैन ट्रेड के ऊपर नहीं है। क्लियर हुआ? तो ये हमने ट्रेड के बारे में बात कर ली है। अब उसके बाद साइंस एंड टेक के बारे में बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत का इसरो हो गया और अमेरिका का नासा हो गया, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। अलग अलग चीज़ों के ऊपर एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के ऊपर काम कर रहे हैं जिसका नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, जिसका नाम निसार करके दिया गया है। उसके बाद इंडियन डायस्पोरा के बारे में बात करें तो इंडिया के कितने सारे लोग, कितनी सारी कम्युनिटीज़ आज के टाइम पर अमेरिका के अंदर है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे एक बहुत बड़ा मतलब इंडिया का एक तरीके से कम्युनिटी का पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, पॉपुलेशन का पोर्शन देखने को मिलेगा जो कि अमेरिका के अंदर आज के टाइम पर रह रहा है। प्लस वो बात अलग है, लेकिन आज के टाइम पर बात करें तो लगभग उनके जो भी यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे लोग आपको इंडियन ओरिजिन के देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया करंट टाइम पर जो वाइस प्रेसिडेंट है यूएस की, जो कि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पद है, तो वहाँ पर कमला हैरिस है। और कमला हैरिस जो कि यूएस की वाइस प्रेसिडेंट है, जिनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इंडिया के साथ में। तो इंडियन डायस्पोरा आज के टाइम पर आपको अमेरिका में बहुत तगड़ा देखने को मिल जाता है। आई होप आप लोगों को ये आर्टिकल अच्छे से क्लियर हुआ, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। अब देखो ये इन्फॉर्मेशन इसमें अवेलेबल नहीं थी, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को अलग से प्रोवाइड करवाई है। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन करना क्या है, आपको टेलीग्राम पर वो मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक जैसे मैंने आपको बताया पीडीएफ लिंक के नाम से आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दिया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। और क्या हमारे इंपॉर्टेंट, इस पेज पर तो भाई इतना ही था। उसके बाद हमारे पास और भी न्यूज़ निकल कर आती हैं। यहाँ पर आते हैं दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। एक आर्टिकल ये निकल कर आता है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने इशू किया है इंडिजनाइजेशन लिस्ट। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कैसे जीएस पेपर 3 डिफेंस सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इसको रिलेट कर सकते हो। अभी हम लोग आत्मनिर्भर भारत पर, सेल्फ रिलायंसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि हम लोग अपने पैर पर खुद खड़े हो पाएँ, और इसमें हम लोगों ने बेहतरीन काम किया है, खासकर डिफेंस सेक्टर के अंदर। ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। इंडिजनाइजेशन लिस्ट क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये जो इंडिजनाइजेशन लिस्ट है ये अब की बार की तीसरी लिस्ट है। तीसरी ऐसी लिस्ट हम लोगों ने तैयार की है जिसको हम लोग थर्ड पॉजिटिव लिस्ट के नाम से जानते हैं, जहाँ पर कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स लिखे गए हैं, कुछ ऐसे हथियारों के नाम लिखे गए हैं जो कि हम लोग अलग अलग देशों से परचेज करते थे। अब आप कहोगे नाम लिख के हमने क्या किया, ऑर्डर किया है? नहीं, नाम लिख के हमने क्या कर दिया, अब उनको बैन कर दिया। अब उन देश से हम लोग परचेज नहीं करेंगे। ठीक है, अब वो हथियार हम लोग उन देश से नहीं खरीदने वाले। उन लिस्ट के अंदर जितने भी हथियार के नाम लिख दिए, तो अब नहीं खरीदेंगे तो क्या करेंगे, हम उसको अपने कंट्री में खुद बनाएंगे। तो ये यहाँ पर इसका मेजर मकसद है पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट का। तो हमारे कंट्री के अंदर खुद इसको बनाएंगे, हम अपने डिफेंस सेक्टर को खुद ग्रो करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो ये जो थर्ड पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट है, इसके अंदर आपको 101 पीसेस आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग इक्विपमेंट्स के, जिसका नाम इंक्लूडेड है। इसके अंदर बहुत सारे नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं, लाइट टैंक्स हैं, स्मॉल अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हो गए, एंटी शिप मिसाइल्स हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो कि हम अलग अलग देश से परचेज़ करते थे, अब उसको परचेज़ नहीं किया जाएगा, इसको हम अपने देश में खुद बनाएंगे। हमारे पास डीआरडीओ अपने आप में एक बहुत दिग्गज कंपनी देखने को मिलती है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर और भी बॉडीज़ मिलकर काम करने वाली है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और भी आपको बॉडीज़ देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये इसका मेजर मकसद है। और आपको ध्यान रखना है, पिछले साल हम लोगों ने यहाँ पर और भी दो लिस्ट को ऐसे ही लाए थे। ठीक है, एक पहली लिस्ट है, फिर दूसरी लिस्ट है, और अब की बार ये तीसरी लिस्ट आ चुकी है। पहली लिस्ट दूसरी लिस्ट में भी ऐसे ही हम लोगों ने अलग अलग वेपन्स, अलग अलग हथियारों के नाम लिखे हैं, और जिसको हम लोगों ने इंपोर्ट करना बंद कर दिया है, उसको हम लोग अपने देश के अंदर खुद डेवलप कर रहे हैं। अब इस आर्टिकल के रिगार्डिंग कुछ और इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया, जो प्रोडक्ट्स हैं इसको हम लोग अपने देश में खुद बनाएंगे, और इस लिस्ट के अंदर हम लोग यहाँ पर काफ़ी सारे आइटम लिखने वाले हैं। आने वाले टाइम पर भी हम लोग और भी लिस्ट लेकर आने वाले हैं, जहाँ पर हम लोग और भी बहुत सारे आइटम्स को बैन कर देंगे जो कि हम लोग अलग अलग देश से परचेज कर रहे हैं। उसके बाद एक चीज़ और है, अगर आप लोग को इसके बारे में और डिटेल से जानना, भाई आखिरकार कौन कौन से आइटम है, जिसको इंटरेस्ट होगा तो वो चले जाना सृजन पोर्टल पर, और सृजन पोर्टल पर जाकर आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ कौन कौन से आइटम्स हम लोगों ने अभी बंद कर दिए लेना। और इससे पहले भी दो पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट आ चुकी हैं, वेपन्स, प्लेटफॉर्म सिस्टम, अम्यूनिशन की, जो भी हम लोग लेते थे, बट यहाँ पर अब ये तीसरी वाली लिस्ट है। प्रेजेंट टाइम में बात करें तो इंडिया का डिफेंस और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग मार्केट लगभग 85,000 करोड़ का है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का जो भी कंट्रीब्यूशन है वो 18,000 करोड़ का है। लेकिन 2022 की बात करें तो हमारी कंट्री का जो डिफेंस और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है, इसको हम लोग बढ़ाने वाले हैं, 1 लाख करोड़ तक करेंगे। अब मैन्युफैक्चरिंग मार्केट कैसे बढ़ाएंगे, जो कि हम लोग सामान मंगा रहे हैं उसको बैन करेंगे, अपने कंट्री के अंदर खुद बनाएंगे। और हमारा मेजर मतलब फोकस ये है कि हम लोग 2047 तक 2047 तक क्या कर सकें, हम अपने डिफेंस वाले जो मार्केट है इसको 5 लाख करोड़ तक पहुंचा सकें।
अब इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा? देखो फ़ायदा सबसे पहली बात ये होगा कि इससे हम लोग का जो सेल्फ रिलायंसी है वो यहाँ पर बढ़ेगी। हम लोग अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको हम लोग खुद कर रहे हैं, हम लोग खुद सामान बनाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा अपनी नीड पूरी करने के बाद उन सामान को हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करके वहाँ से भी इनकम जनरेट करेंगे। क्लियर हुआ? फिर उसका दूसरा पॉइंट, ये हम लोग को हेल्प करेगा जो भी हमारे इंपोर्ट हो रहे हैं, जो भी हमारी जो DPSUs है, मतलब कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो कि अलग अलग जगह से इंपोर्ट कर रही हैं, ये इंपोर्ट कम हुआ करेंगे। प्लस जो आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव है ये हमारे पैसे को बचाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, देखो हो क्या रहा है, हम लोग बाहर से सामान खरीद रहे हैं तो पैसा तो देंगे उल्टा, तो यहाँ पर पैसा जा रहा है। तो यहाँ पे अभी हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो उसके बाद जब हम बेचेंगे तो पैसा हमारे पास भी आएगा। ठीक है, तो इसका ये उल्टा हो जाएगा। तो आई होप आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे इससे क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, क्या है ये इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये नीचे देखने को मिलेगा, यहाँ पे बात की गई है चंडीगढ़ चंडीगढ़ और पंजाब और हरियाणा के बारे में। ठीक है, तो चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा का जो ये इशू है वो यहाँ पर बताया गया है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अभी देखो आज से लगभग 2 दिन पहले आर्टिकल आया था, मैंने इससे पहले कवर किया था, आई होप आप लोग को इसके बारे में मालूम होगा। अब देखो काफ़ी दिन हो चुके हैं तो मतलब काफ़ी लोग भूल गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, चलो मैं आपको बता देता हूँ ये इशू क्या है। मतलब यहाँ पे कुछ नई चीज़ भी है जानने के लिए, वो नई चीज़ मैं आपको बताऊँगा। कुछ यहाँ पर इंटरेस्टिंग सा बदलाव हो चुका है। बदलाव क्या हुआ है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो यहाँ पर एक तरफ आपको पंजाब देखने को मिलेगा, एक तरफ हरियाणा देखने को मिलेगा, और इनके बीच में आ जाता है चंडीगढ़। ये तो स्टेट हो गए और चंडीगढ़ यहाँ पर हो गया एक यूनियन टेरिटरी। अब चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच में लड़ाई रहती है, डिस्प्यूट रहता है। पंजाब कहता है जो ये चंडीगढ़ है ये हमारी कैपिटल है, हरियाणा बोलता है नहीं ये हमारी कैपिटल बनेगी। और करेंट टाइम में, आज के टाइम पर, ये जो चंडीगढ़ है ये पंजाब और हरियाणा दोनों की एक जॉइंट कैपिटल है। अब ये जॉइंट कैपिटल कैसे बनी, तो इसको जानने से पहले आपको थोड़ा सा इतिहास जानना पड़ेगा। इतिहास जान लोगे तो यहाँ पर काम हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, अभी रिसेंटली भी आर्टिकल चर्चा में था। रिसेंटली क्यों चर्चा में था? क्योंकि पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने एक रिजोल्यूशन असेंबली में पास कर दिया और इन्होंने बोला कि भाई जो आज के टाइम पर चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ को जल्दी से पंजाब के पास ट्रांसफ़र कर दो, क्योंकि आज के टाइम पर चंडीगढ़, जैसे मैंने आपको बताया, एक जॉइंट कैपिटल है पंजाब और हरियाणा के बीच में। तो पंजाब बोलता है भाई हमारे पास ट्रांसफ़र कर दो जल्दी से, क्योंकि ये हमारा पार्ट था पहले और अब भी हमारा ही यहाँ पर रहने वाला है। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ आखिरकार मुद्दा क्या हुआ है। मुद्दा ये हुआ कि 1966 की बात है, 1966 के अंदर में एक एक्ट आता है जिसका नाम है पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और इस पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर पूरे के पूरे पंजाब का मैप यानी नक्शा चेंज हो जाता है। वो नक्शा कैसा दिखता था और अब कैसा दिखता है मैं आपको लेकर चलता हूँ मैप के ऊपर। ये वाला मैप देखो आप, देखो 1951 की बात है, पंजाब इस प्रकार से देखने को मिलता था। यहाँ पर एक रीजन बिलासपुर, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश, देन उसके बाद इधर पंजाब, आपको ये ब्लू कलर का पंजाब नज़र आएगा। देन बीच में पेप्सू रीजन देखने को मिलेगा और इधर आपको ऑरेंज कलर का ये दिल्ली देखने को मिल जाएगा। 1954 के अंदर दिल्ली ऐसे ही रहा, यहाँ पर देख पाओगे बिलासपुर एक तरीके से दूसरी जगह पर चला गया। उसका 1956 के अंदर मैप ऐसा हो गया, पेप्सू वगैरह सब कुछ पंजाब में आ गया। फिर 1966 जब ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया, इस टाइम पर क्या होता है, पंजाब का नक्शा पूरा बदल जाता है। अब क्या होता है, पंजाब में से एक और स्टेट निकल कर आता है हरियाणा, तो पंजाब हरियाणा अलग अलग राज्य बन गए। और ये जो कुछ रीजन पहले पंजाब का हुआ करता था, ये रीजन ऊपर हिमाचल प्रदेश को पूरा दे दिया गया, तो हिमाचल प्रदेश ने इस पूरे रीजन को रख लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा आपको ये टेरिटरी देखने को मिलेगी, ये चंडीगढ़ वाला रीजन है। और चंडीगढ़ बेसिकली एक यूनियन टेरिटरी है और चंडीगढ़ यहाँ पर बेसिकली निकल कर आता है 1966 के अंदर। ठीक है, तो 1966 में पंजाब में से ही हरियाणा चंडीगढ़ निकल गए और हिमाचल प्रदेश को कुछ एरिया मिल गया, तो ये बेसिकली यहाँ पर चेंज होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो चुका है। फिर उसके बाद ये जो चंडीगढ़ है ये यूनियन टेरिटरी और आज के टाइम पर पंजाब हरियाणा की जॉइंट कैपिटल है। इसी के लिए यहाँ पर ये इनके बीच में डिस्प्यूट रहता है कि ये एरिया हमारे पास आएगा, नहीं ये एरिया हमारे पास आएगा। इसके पीछे का रीज़न ये भी है क्योंकि जब देश आज़ाद होता है तो उस समय जो हमारी सरकार होती है वो चाहती है कि भाई यहाँ पर एक मॉडर्न सिटी होनी चाहिए जो कि पंजाब की कैपिटल को रिप्लेस करे, क्योंकि देश आज़ाद होने से पहले पंजाब की कैपिटल लाहौर हुआ करती थी। ठीक है, मतलब देश बंटवारे से पहले, मैं देश आज़ाद बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बंटवारा हुआ, देन उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर वो लाहौर चला गया और फिर उसके बाद पंजाब की कोई कैपिटल नहीं थी, तो उसके बाद ये आइडिया लाया गया भाई पंजाब की कैपिटल होनी चाहिए। देन सब कुछ डिस्कशन करने के बाद पंजाब की कैपिटल बनाई गई चंडीगढ़, और चंडीगढ़ को यहाँ पर बोला गया चलो यहाँ पर, मतलब जब तक हरियाणा नहीं बना था तब तक चंडीगढ़ को पंजाब की कैपिटल बना दिया गया। लेकिन अब यहाँ पर जो ये रीऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो भी हुआ है पंजाब का, इसके बाद में यहाँ पर आप देख पाओगे
देखने को ये मिला कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी केंद्र सरकार है उन्होंने ये बोला हरियाणा के पास जब तक अपनी, क्योंकि हरियाणा एक अलग राज्य बना दिया गया, तो हरियाणा के पास जब तक अपनी खुद की कैपिटल नहीं आती है तब तक जो ये चंडीगढ़ है इसी को एज अ जॉइंट कैपिटल यूज़ कर लो। तो केंद्र सरकार ने ये खुद बोला था कि जब तक हरियाणा के पास कैपिटल नहीं आएगी तब तक यूज़ कर लो। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि हरियाणा की आज तक कैपिटल नहीं बनी, क्योंकि हरियाणा भी चाहता है कि जो ये चंडीगढ़ है ये इनकी कैपिटल बन जाए। तो दोनों के बीच में यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर ये डिस्प्यूट रहता है। तो यहाँ पर अब बेसिकली पंजाब ने यही बोला है कि जो ये हमारा कैपिटल है वो हम लोग को वापस से दे दिया जाए। क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोग यहाँ पर ये मुद्दा समझ गए होंगे। लेकिन अब जो ये आर्टिकल है मैंने आपको कुछ बेसिक सा बताया ताकि आप लोग चीज़ों को रिलेट कर पाओ। आर्टिकल के अंदर क्या बोला गया, चंडीगढ़ ने यहाँ पर बोला है कि भाई हमारे पास जो यूनियन टेरिटरी का टैग है ना, हम लोग चाहते हैं वो टैग हमारे पास रहे। और इसको लेकर चंडीगढ़ ने भी एक रिजोल्यूशन पास कर दिया और चंडीगढ़ ने यहाँ पर अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट क्या दिया, इस रिजोल्यूशन के अंदर ये बोला गया जो सेंटर है, मतलब चंडीगढ़ ने ये बोला कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार को इंटरवीन करना चाहिए इस मामले में और यहाँ पर बताना चाहिए हरियाणा और पंजाब सरकार को, इनको डायरेक्ट देना चाहिए कि हरियाणा और पंजाब दोनों भाई अपनी अपनी इंडिपेंडेंट कैपिटल सिटीज़ बना लें। ठीक है, दोनों अपनी अपनी इंडिपेंडेंट कैपिटल सिटी बना लें, इनका कहना यह है। ठीक है, तो दोनों अपनी अपनी शहर बनाओ, दोनों अपने अपने कैपिटल बनाओ, हमसे यहाँ पर लेना देना नहीं है। हम लोगों का जो यूनियन टेरिटरी टैग है वो हमारा यूनियन टेरिटरी टैग ऐसे ही रहना चाहिए। तो चंडीगढ़ यहाँ पर अब अपना यहाँ पर काम चल रहा है। ठीक है, आई होप आप लोग यहाँ पर इसको समझ गए होंगे क्या क्या इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के बीच में। उसके बाद आते हैं चलो नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब आता है पेज नंबर 13, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। श्रीलंका के बारे में बताया गया है, तो आपको पता होगा श्रीलंका के अंदर कैसे क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो इसमें कोई भी ऐसी नई बात नहीं निकल कर नहीं आई है जो कि यहाँ पर आप लोगों को कुछ नया जानने को दे। उसका एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, यूक्रेन ने यहाँ पर नेटो से बोला, मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर 30 देश आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें अमेरिका यहाँ पर लीड करता है। अगर हम लोग बात करें तो इससे बोला कि भाई हमें हथियार प्रोवाइड करवाओ, तो यूक्रेन ने बोला हथियार दो हम लोगों को, क्योंकि हथियार ख़त्म हो गए हैं और अगर हथियार नहीं मिले तो रशिया एक दूसरा मेजर ऑफेंसिव यहाँ पर लॉन्च कर सकता है, जिससे अगेन एक और परेशानी आ सकती है। ये आप देख पाओगे, ये जो सीन दिख रहा है आपको, ये एक बिल्डिंग का है जिस बिल्डिंग के ऊपर काफ़ी अटैक हुआ है। ये बिल्डिंग बोरोदियानका टाउन की देखने को मिल जाती है, कीव कैपिटल जो है यूक्रेन की, वहाँ के नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर। तो ये आप देख पाओगे किस प्रकार से इस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय किया गया है ना। तो ये यहाँ पर सिनेरियो नज़र आते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि देखो बहुत सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पर जो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने बोला है थर्सडे में कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं नेटो के मेंबर्स है कि भाई आप यहाँ पर जल्द से जल्द यूक्रेन को हथियार भेजो, क्योंकि हथियार यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यूक्रेन लगातार जोर डाल रहा है वेस्ट कंट्रीज़ के ऊपर, ठीक है, कि भाई यहाँ पर उनकी आर्म सप्लाईज़ को बढ़ाओ और जल्दी जल्दी वेपन्स को भेजो। ठीक है, और इसके अंदर वेपन्स में होने चाहिए एयर डिफेंस सिस्टम, आर्टिलरी, आर्मर्ड व्हीकल्स, जेट्स, मॉस्को, ये सब चीज़ें होनी चाहिए ताकि हम लोग रशिया को एक तरीके से काउंटर कर सकें। ये यहाँ पर बताया गया। ठीक है, इन्होंने बोला कि रशिया के अपने प्लान है, हमारे अपने प्लान है, और जो बैटल होगा, जो लड़ाई होगी, उसमें यहाँ पर सब कुछ डिस्कस किया जाएगा बैटल फील्ड के अंदर में। और इन्हीं सब चीज़ को देखते देखते, क्योंकि लगातार अटैक वगैरह चल ही रहा है, जो भी लीडर्स हमारे ग्रुप 7 कंट्रीज़ के, G7 कंट्रीज़ के अंदर जो 7 देश निकल कर आते हैं, इन्होंने यहाँ पर अग्री किया कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर जो नया इन्वेस्टमेंट है रशियन इकॉनमी के अंदर वो सब बैन कर देंगे। मतलब कि रशिया के ऊपर और एक्स्ट्रा सैंक्शंस लगाने के बारे में चर्चा की जा रही है। जो भी एक्सपोर्ट्स होगा, कुछ गुड्स का एक्सपोर्ट वगैरह हो रहा है रशिया के अंदर, उन सब के ऊपर सैंक्शन को बढ़ा दिया जाएगा। तो ये रशिया के ऊपर एक तरफ से सैंक्शन के ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं। यूक्रेन यहाँ पर हथियार मांग रहा है, बस यहाँ पर ये आर्टिकल के अंदर है। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगले आर्टिकल पर, यहाँ पर आप देख पाओगे और आर्टिकल्स भी हैं, लेकिन ये सब बकवास हैं, इनको आप लोग कहीं पर भी रिलेट नहीं कर पाओगे अपने एग्जामिनेशन से। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 14 के ऊपर, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। यहाँ पे एक आर्टिकल है जिसमें चर्चा की गई है जो गति शक्ति है और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। ये मतलब गति शक्ति प्लान आपको भारत सरकार का प्लान देखने को मिलेगा। उसके बाद प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आपको ये देखने को मिल जाएगी। ये बेसिकली यहाँ पर एक ग्रोथ देगी। ठीक है, यहाँ पर मतलब एक आने वाले टाइम पर एक बहुत बड़ी ग्रोथ देने वाली है, ऐसा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है। ठीक है, एक हाई पोस्ट रिकवरी ग्रोथ होने वाली है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, और ये चीज़ें एक मेन रोल प्ले करेंगी। ठीक है, तो गति शक्ति प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में चर्चा की गई है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आखिरकार गति शक्ति क्या है, जिसके कि आप लोग यहाँ पर ध्यान में रख सको कि हाँ ये बेसिकली ये चीज़ है, कैसे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। देखो गति शक्ति के अंदर क्या होगा, ये हेल्प करेगी हमारे लिए, काफ़ी सारे इश्यूज़ को दूर करेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो दूर करी जाएंगी। क्योंकि गति शक्ति यहाँ पर इस ऐसा प्लेटफॉर्म के अंदर क्या होगा, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को साथ में ले आया जाएगा और साथ में मिलकर ये जो मिनिस्ट्रीज़ हैं हमारी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ वो काम करेंगी।
इसके अंदर हमारी प्लानिंग ये भी है कि हम लोग 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को यहाँ पर बनाएं। 2 नए डिफेंस कॉरिडोर्स को हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। एक आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, दूसरा आपको उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। 4G कनेक्टिविटी को गांव तक पहुंचाएं, ये भी हमारा मेजर मकसद है। 17,000 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन हम लोग को इस नेटवर्क को तैयार करना है, ये भी हमारी प्लानिंग देखने को मिल जाती है। तो ये सब काम हम लोग करने वाले हैं 2024-25 तक गति शक्ति के अंदर में। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पर हमारे हाईवे को भी इंक्रीज़ करेगा। हाईवे का जो नेटवर्क है ये 2 लाख किलोमीटर तक हम लोग इंक्रीज़ करने वाले हैं। 200 नए एयरपोर्ट्स बनेंगे, हेलीपोर्ट्स बनेंगे, वाटर एरोड्रोम बनेंगे। तो ये सब गति शक्ति के अंडर बोला गया है। अब ये सब होगा एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के माध्यम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब ये है, देखो जब हम लोग बात करते हैं कि इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ काम करती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई रोड बन रही है, अब रोड बनाने के लिए, सड़क डालने के लिए कोई और मिनिस्ट्री है और रोड के अंदर पाइपलाइन डालने के लिए कोई और मिनिस्ट्री है। ये सब अलग अलग काम कर रहे हैं। तो ये सब पहले अलग अलग काम करते थे, नाउ अब इन सबको साथ में लेकर आया जाएगा, साथ में मिलकर ये काम करेंगे जिससे कि कोई नुकसान ना हो, और यही हम लोग को एक ग्रोथ देने वाले हैं। इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट रेट वगैरह, मतलब कि जो लोगों को नौकरी वगैरह है वो भी मिलती हुई नजर आएगी, और इकॉनमिक ग्रोथ भी हम लोग देख पाएंगे। साथ में लाने से मतलब यह है, पहले क्या हुआ करता था, मान लो एक सड़क डाली गई, अब वो सड़क डालने के बाद क्या होता था, मतलब बाद में मतलब याद आता था सरकार को, पहले सड़क तो पड़ गई, अब बाद में याद आता है कि भाई इसमें तो एक पाइपलाइन पड़नी थी, गैस की पाइपलाइन पड़नी थी, ये वाली पाइपलाइन पड़नी थी। तो दूसरी मिनिस्ट्री जाएगी, उसको खोदेगी, उसके बाद यहाँ पे पाइपलाइन डालेगी। तो अब क्या होगा, अब ये सब साथ में आ जाएंगे, साथ में पाइपलाइन डालेगा, साथ में जो भी आपको वायर्स डालने होंगे वो डालेंगे, उसके बाद रोड डल जाएगी, तो सब साथ में काम हुआ करेगा। तो इसी वजह से एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रहने वाला है, जो कि मिनिस्ट्री साथ में मिलकर काम करने वाली हैं। ये हम लोगों के इंडिया के लिए एक यहाँ पर एक ग्रोथ तय करने वाला है आने वाले टाइम पर। ये चीज़ यहाँ पर आपको मेंशन देखने को मिलेंगी। क्लियर हुआ? चलो अब उसके बाद चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल्स पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। एडिटोरियल पर एक्सप्लेनर सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है ये वाला। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड इनकम के बारे में चर्चा की गई है, और एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड इनकम के अंदर जो टैक्स वगैरह लगाया जा रहा है सरकार के थ्रू, उसके बारे में चर्चा की गई है। ये सब कुछ 1 अप्रैल से लागू हो चुका है, इसी वजह से ये चर्चा में आया है। तो डिस्कस करेंगे आखिरकार क्या है और कैसे यहाँ पर सरकार टैक्स काटने वाली है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड के अंदर में। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अलग और प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए अलग सारा मुद्दा रखा गया है। तो एक एक बात सिंपल से शब्दों में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। उसके बाद इसी के नीचे एक अगला आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। ट्विटर के बारे में आपने सुना होगा, तो इलॉन मस्क यहाँ पर ट्विटर के काफ़ी सारे शेयर्स को परचेज कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ट्विटर के ओनर बन रहे हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पर ये बताया गया, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे आखिरकार क्यों ऐसा क्या हुआ, तो वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो पहले इस वाले आर्टिकल को देखते हैं। ठीक है, अब जो ये आर्टिकल है इसमें से आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए नीचे कवर कर दिए हैं। तो इस आर्टिकल को सिंपली जीएस पेपर 3 से रिलेट कर सकते हो। सिलेबस के अंदर अलग अलग टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस। हुआ क्या था, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर कुछ रूल्स वगैरह नोटिफाई कर दिए थे कि भाई जो भी पैसा कमाएगा एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड के अंडर में, उस कमाई के ऊपर टैक्स काटा जाएगा। तो आप कहोगे कमाई के ऊपर टैक्स काट रहे हैं, तो बेसिकली ये एक इंटरेस्ट है जो कि सरकार ब्याज देती है। तो बेसिक समझने के लिए पहले समझना होगा आखिरकार ये एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है क्या। देखो जो ईपीएफ है ना, ये एक मेन स्कीम देखने को मिल जाती है जो कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस एक्ट 1952 के अंडर में लेकर आई गई थी। एक प्रोविडेंट फंड मतलब कि भविष्य के लिए आपने पैसा जमा कर रखा है अपने पास, जिस पे आपको ब्याज मिलेगा। तो ऐसा यहाँ पर एक प्रोविडेंट फंड बन जाता है। इसके अंदर पैसा जमा करते हैं प्राइवेट वाले भी और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी यहाँ पर पैसा जमा करते हैं। उसके ऊपर सरकार इंटरेस्ट देती है। अब जो एम्प्लॉयर हैं वो सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसके अंदर 12% तक। यहाँ पर जो भी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी है वो यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर जितना आपके पास पैसा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भी आप लोग यहाँ पर इसके अंदर डाल सकते हो। और ऐसे ही होता है, जो अमीर आदमी होता है ना, वो बहुत पैसा यहाँ पर इन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में डाल देते हैं, क्योंकि इस पर सरकार 8 से लेकर 8.5% तक ब्याज देती है। कितना, ध्यान से सुनना, 8 से लेकर 8.5% तक यहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, जो कि अच्छे बैंक से नहीं दे पाते। तो यहाँ पर क्या हो रहा था अभी तक, मतलब सरकार लाई इसलिए यह है क्योंकि बहुत अमीर लोग, इन्होंने बहुत करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं, साल के 50-50 लाख रुपए उनको ब्याज मिल रहा था। तो भाई सरकार सोच रही थी भाई अभी तो बिना टैक्स दिए सारा व्यापार मतलब सारा पैसा ले जा रहे हैं, क्योंकि टैक्स वगैरह कट नहीं रहा है, और टैक्स नहीं कट रहा है, इसी वजह से करोड़ों रुपए जमा कर रखे हैं, और इसकी वजह से इनको इतना सारा ब्याज मिल रहा है बिना टैक्स के। सरकार ने बोला इसका तो कुछ करना पड़ेगा, और इसका करने के लिए यहाँ पर लेकर आ गए कि भाई अब आपने अगर करोड़ों रुपए जमा करे हैं, आपको साल का 50 लाख रुपए ब्याज मिल रहा है, तो जो इनकम पे इंटरेस्ट मिल रहा है, जो ब्याज मिल रहा है, इस ब्याज पे हम काटेंगे टैक्स।
ये यहाँ पर इसका मुद्दा है। लेकिन ये टैक्स कटेगा अलग तरीके से, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अलग है और प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए अलग है। कितने कितने इनकम पर कितना कितना टैक्स है वो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं, ये एक मेजर पॉइंट है। फिलहाल मुद्दा क्या था वो मैंने आपको समझा दिया। बैकग्राउंड कवर करते हैं। बैकग्राउंड के अंदर हम देखें, मतलब इसकी हिस्ट्री देखें तो साल 2021 की बात है। फरवरी 2021 के अंदर बजट आता है, ठीक है। बजट ने यहाँ पर बताया कि भाई यहाँ पर टैक्स एग्जेम्पशन के बारे में सारी बातें बजट बोलता है, ठीक है। जो टैक्स एग्जेम्पशन है, टैक्स के ऊपर जो छूट है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं की जाएगी इंटरेस्ट इनकम प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन एक्सीडिंग 2.5 लाख इन अ ईयर। इसका मतलब क्या मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, डोंट वरी, यहाँ पर बिल्कुल परेशान मत होना, बहुत सिंपल शब्दों में बताऊंगा। मार्च 2021 के अंदर सरकार यहाँ पर एक अमेंडमेंट लेकर आती है फाइनेंस बिल के अंदर, और वो अमेंडमेंट करने के बाद यहाँ पर सरकार ये बोलती है कि चलो अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि जो ये एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड है इसके अंदर पैसा आ रहा है, जो प्राइवेट वाले लोग हैं वो भी यहाँ पर पैसा जमा कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है वो भी पैसा जमा कर रहे हैं। तो सरकार ने ये बोला, जब ये अमेंडमेंट किया तो ये बोला जो प्राइवेट सेक्टर है अगर वो पैसा जमा कर रहे हैं 2.5 लाख रुपीज़ इन्होंने एनुअल पर साल, एक साल के अंदर 2.5 लाख रुपीज़ इन्होंने जमा करा, ठीक है। इसके ऊपर इनको इंटरेस्ट मिल रहा है, और ध्यान रखना एक साल में इतना जमा किया, अगर 2.5 लाख तक जमा किया है जिसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा, अगर ये 2.5 लाख तक है तो इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं कटेगा। और अगर ये 2.5 लाख से बढ़ जाता है, मान लो 3 लाख हो जाता है, तो जो एक्स्ट्रा 50,000 रुपया है इसके ऊपर जो ब्याज मिलेगा उस ब्याज के ऊपर सरकार टैक्स काटेगी। ये इसका मुद्दा है। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको समझ गए होंगे। एक बार फिर से बोलता हूँ क्योंकि आप लोग समझ जाओ, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पर ये एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या लिमिट रखी गई है, मान लो प्राइवेट सेक्टर के लिए रखी गई है 2.5 लाख की। आप सालाना 2.5 लाख रुपए जमा करो, इसके ऊपर जो ब्याज मिलेगा आपको उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं कटेगा, मतलब कोई यहाँ पर टैक्स नहीं कटेगा। आप लोग आराम से वो सारा ब्याज उठाओ, कोई टैक्स नहीं काटेंगे। लेकिन मान लो आपने जमा कर दिया 3 लाख रुपए, आपने जमा कर दिया 10 लाख रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर जो बाकी के 2.5 लाख माइनस कर दो, जैसे 3 लाख रुपए आपने जमा कर दिया, आसान करने के लिए समझ लेते हैं, आपने जमा करे हैं 3 लाख रुपए, और 3 लाख रुपए पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा जो सरकार देगी 8 से लेकर 8.5% के बीच में, तो वो उस पे से जो 2.5 लाख रुपए स्टार्टिंग का वो तो आप लोग पूरा इंटरेस्ट उठा लो, लेकिन जो एक्स्ट्रा 50,000 रुपये जो आपने जमा किए हैं ना, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, जो ब्याज मिल रहा है, उसके ऊपर सरकार टैक्स काट लेगी। ये यहाँ पर इसका मेजर मकसद है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये प्राइवेट सेक्टर के लिए 2.5 लाख रुपए है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 5 लाख रुपए आपको ध्यान रखना है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ये 5 लाख रुपए रखा गया है। क्लियर हुआ? ये आप लोग देख पाओगे, प्राइवेट सेक्टर के लिए 2.5 लाख रुपए और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 5 लाख रुपए विल बी टैक्स्ड, मतलब इनके ऊपर टैक्स को काटा जाएगा, सरकार यहाँ पर टैक्स लेगी, ताकि जो यहाँ पर भर भर के इंटरेस्ट ले जा रहे थे बिना किसी टैक्स को पे किए, उनके ऊपर यहाँ पर पैसा काटा जाए और टैक्स के पर्सपेक्टिव से पैसा निकाला जाए। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। चलो, आई होप आप लोग यहाँ पर इसको अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत सिंपल सा था, ज़्यादा कुछ भी नहीं था। उसके बाद यहाँ पे बताया गया अब क्या होगा, अब 1 अप्रैल से लागू होगा तो इसके लिए 2 अकाउंट बांट जाएंगे, एक तरफ टैक्सेबल अकाउंट होगा और एक तरफ नॉन टैक्सेबल अकाउंट। लोगों के पास टैक्सेबल अकाउंट, नॉन टैक्सेबल अकाउंट का मतलब यहाँ पर यह है कि देखो जो भी मुद्दा है जहाँ पर मैं मतलब कि आप कह सकते हो 31 मार्च तक जो भी आपकी पेमेंट वगैरह है वो सब यहाँ पर नॉन टैक्सेबल के अंदर है, कि मतलब जो पहले का पेमेंट है उसके ऊपर आपका कोई भी टैक्स नहीं कटेगा। लेकिन अब जो करंटली पेमेंट है वो सब आपको टैक्सेबल अकाउंट के अंदर देखने को मिलने वाली है, वो सब यहाँ पर टैक्सेबल अकाउंट के अंदर डाली जाएगी, जिसके ऊपर आपका टैक्स काटा जाएगा। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद और क्या बताया गया, इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, जो भी इंटरेस्ट इनकम मिल रही है उसके ऊपर वही बात यार, सिंपल सी मतलब आर्टिकल के अंदर से मैंने कॉपी पेस्ट कर रखा है, तो ये बार बार चीज़ें रिपीटेडली आपको देखने को मिलेंगी कि जो भी टैक्स काटा जाएगा वो हर साल काटा जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर यह है, मतलब यह है कि आपने साल में, एक साल में कॉन्ट्रीब्यूशन किया 10 लाख रुपये का। अब 10 लाख रुपये में से जो आपका इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर 7.5 लाख रुपए मिल रहा है, क्योंकि बाकी तो 2.5 लाख अगर निकाल दो तो उस पर तो आपको मतलब 2.5 लाख पे तो कोई इंटरेस्ट नहीं, जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उस पर कोई टैक्स नहीं कटेगा। लेकिन जो 7.5 लाख रुपीज़ यहाँ पर आपके रहेंगे, जो उसके ऊपर ब्याज मिलेगा उस पर तो कटेगा, क्योंकि यहाँ पे एक लिमिट सेट कर रखी है, प्राइवेट के लिए 2.5 लाख और उसके लिए गवर्नमेंट के लिए 5 लाख। इसके ऊपर करोगे तो भाई उस पे तो कटेगा। तो यहाँ पर क्या है कि अब जो 7.5 लाख है, जैसे मान लो कि अब इसके ऊपर टैक्स कटेगा, तो वो टैक्स कटेगा सारे सालों के लिए, मतलब अगले साल भी आपने रख रखा है अमाउंट, उसके अगले साल भी रख रखा है, तो उसके ऊपर ये हमेशा जब जब ब्याज मिलेगा तब तक यहाँ पर सरकार इसके ऊपर टैक्स काट के अपना थोड़ा अमाउंट रख लेगी।
क्लियर हुआ। बाकी यहाँ पर ओवरऑल बताया गया भाई इसकी ज़रूरत क्यों, आवश्यकता क्यों पड़ी है। आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि बड़े बड़े लोग यहाँ पर, जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ, एक ह्यूज फंडिंग यहाँ पर हो रही थी, एक ह्यूज अमाउंट कमा के ले जा रहे थे। और ऐसे जो लोग हैं, मैंने एक डेटा पढ़ा जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था, और तो एक डेटा पढ़ा कि साल 2021 के अंदर 1,23,000 ऐसे लोग थे जो कि यहाँ पर 50-50 लाख रुपए का इंटरेस्ट ले रहे थे साल के अंदर, जिनके लिए यहाँ पर ये काम किया गया है। आई होप आप लोग यहाँ पर काफ़ी अच्छे से समझ चुके हो ये पूरा का पूरा सिनेरियो क्या है। यहाँ पर आप देख पाओगे वही सारी बातें बताई गई हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले तो 12% का बेसिक पे अलाउ किया जाता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, लेकिन आप लोग यहाँ पर कितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे क्या क्या कैप रहने वाला है। 2.5 लाख मैंने आपको बताया, प्लस 5 लाख रुपये पर ईयर किसके लिए रहने वाला है, सरकार के लिए, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और प्राइवेट एम्प्लॉयज़ उनके लिए अलग अलग मुद्दा रहने वाला है। वो बातें हम लोगों ने कवर कर ली हैं। तो आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, और क्या है हमारे पास इम्पॉर्टेंट। अगले आर्टिकल में बात की गई है, ये न्यूज़ क्या निकल कर आती है कि देखो इलॉन मस्क ने क्या किया है, बहुत ज़्यादा मात्रा में शेयर परचेज कर लिए हैं। मार्च 14 मार्च तक क्या हुआ, इलॉन मस्क यहाँ पर ट्विटर के जितने भी शेयर्स हैं उसमें से 73.5 मिलियन शेयर्स को परचेज कर चुके हैं, इन शेयर्स को ओन करते हैं। इनफैक्ट आप सुन के तो ये चौंक जाओगे कि जो ट्विटर के आज के टाइम पर कंपनी के को फाउंडर और फॉर्मर सीईओ थे, सीईओ जैक डॉर्जी, इनके पास भी यहाँ पर इतने शेयर्स नहीं देखने को मिलेंगे जितने आज के टाइम पर इलॉन मस्क के पास में हैं। तो ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हमारे पास निकल कर आती है। तो मंडे में यहाँ पर इलॉन मस्क ने ट्वीट किया और बोला कि ट्विटर कंपनी के अंदर मेरा 9.2% का स्टेक है, 9.2% तक मेरा ओनरशिप देखने को मिल जाएगी ट्विटर कंपनी के अंदर में, और 73.5 मिलियन शेयर्स यहाँ पर इनके देखने को मिल जाएंगे उस कंपनी के अंदर में, ये यहाँ पर बोला गया। तो इलॉन मस्क ने कितने रुपये में यहाँ पर ये परचेज़ किया है, तो इलॉन मस्क ने यहाँ पर 2.9 बिलियन डॉलर्स तक में यहाँ पर ये सारे शेयर्स को परचेज़ किए हैं। तो आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हो। और ये ट्विटर के जो सीईओ वगैरह हैं उनसे भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। और ट्विटर पर इलॉन मस्क का एक तरीके से अपने आप में दबदबा देखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग बात करें, ट्विटर पर इलॉन मस्क के लगभग 80 मिलियन फॉलोअर्स आपको नज़र आते हैं, ठीक है। अब मुद्दा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मुद्दा क्या हुआ, कैसे ये मामला आया, कैसे यहाँ पर शेयर्स परचेज करेगा, वो सारी बातें इसको समझने से पहले आपको समझना होगा। ट्विटर पर जो इलॉन मस्क का अकाउंट है उस पर इन्होंने एक बार पोल करवाया। पोल जैसा होता है ना, जैसे हम लोग यहाँ पर अपने मैं जैसे कोई PYQ वगैरह डालता हूँ, कम्युनिटी पोस्ट पर पोल होता है, वहाँ पे आप लोग करेक्ट आंसर पर क्लिक कर दे हो, है ना। तो वैसे यहाँ पर इन्होंने एक पोल करवाया कि भाई जो ट्विटर है वो फ्री स्पीच को फॉलो कर रहा है क्या, ठीक है, फ्रीली यहाँ पर सब लोग बोल पा रहे हैं क्या। तो येस और नो में यहाँ पर इन्होंने 2 ऑप्शंस अवेलेबल करे, और उन ऑप्शंस के अंदर में जो सबसे ज़्यादा वोटिंग आई है वो नो को आई है, ठीक है। तो नो मतलब कि नहीं, ट्विटर यहाँ पर फ्री स्पीच के लिए यहाँ पर सही नहीं है, मतलब कि फ्री स्पीच को यहाँ पर ट्विटर प्रमोट नहीं कर रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के अकाउंट्स वगैरह भी डिलीट कर दिए गए थे। तो यस लगभग 29% ने वोट करा और 70% लोगों ने यहाँ पर नो वोट किया। तो इसी के बेसिस पर इनका अगला ट्वीट आता है कि यहाँ पर अब देखो बहुत ध्यान से वोटिंग करना, और इसमें यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े होने वाले हैं। और उसके बाद ही हम लोगों को कुछ टाइम बाद पता चलता है कि हाँ, ट्विटर के अंदर एक बहुत बड़ा आप देख सकते हो जो कि स्टेक है वो इलॉन मस्क ने ले लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि अब अगर हम लोग बात करें, जो ये स्टेक है बेसिकली, जो ये भी यहाँ पर शेयर्स परचेज कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर ये पैसिव इन्वेस्टमेंट करी गई है। देखो एक एक्टिव इन्वेस्टमेंट होती है जो कि लगातार यहाँ पर ट्रेड होता रहता है, खरीदा बेचा, एक होता है पैसिव इन्वेस्टमेंट। तो ये पैसिव इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की गई है, जैसा आप लोग यहाँ पर आर्टिकल के अंदर देख पा रहे होंगे। देन उसके बाद और क्या बोला गया, अगर हम लोग बात करें, देखो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर मैं आप लोग को दूं, अगर इलॉन मस्क को हम लोग इनकी इनकम को देखें तो इनकी इनकम रिसेंटली काफ़ी हद तक पास हो चुकी है इनकी, क्योंकि टेस्ला एक कंपनी देखने को मिलेगी। टेस्ला कार कंपनी, जो मार्केट वैल्यू है टेस्ला कार कंपनी की, वो $1 ट्रिलियन क्रॉस कर चुकी है। और इनकी जो कंपनी है टेस्ला, वो 5वीं ऐसी कंपनी बनी है जिसने $1 ट्रिलियन का यहाँ पर ये वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्रॉस किया है। इससे पहले एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और गूगल, यहाँ पर ये कुछ कंपनीज थी, इसके बाद 5वीं कंपनीज इनकी बनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये तो मैंने आपको बता दिया, इलॉन मस्क वैसे भी एक रिचेस्ट पर्सन आपको देखने को मिल जाएंगे दुनिया भर के अंदर में, ठीक है। उसके बाद और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बाकी मैंने आपको बता दिया पैसिव इनकम है, और मतलब कि पैसिव इन्वेस्टमेंट है, लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन्होंने, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो क्या इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आप लोग को यहाँ पर सब कुछ एज इट इज़ समझ में आ चुका है। चलो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल रह जा रहा है, मुल्लापेरियार डैम के बारे में चर्चा की जा रही है। अभी आपको पता होगा, मैंने कल एक अपडेट पढ़ाया था आप लोगों को
कि जो मुल्ला पेरियार डैम है इसको लेकर एक छोटी सी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। कंट्रोवर्सी क्या क्रिएट, देखो कंट्रोवर्सी तो हमेशा से रही है तमिलनाडु के बीच में और केरला के बीच में, बट अभी क्या हुआ था, रिसेंटली बात ये की गई थी कि भाई जो मुल्ला पेरियार डैम है इसको मैनेज करने के लिए, इसके ध्यान रखने के लिए एक एडवाइजरी कमेटी है वो काम करेगी। जब तक हमारे नेशनल लेवल की कमेटी नहीं आ जाती है तब तक एडवाइजरी कमेटी काम करेगी, ये यहाँ पर चर्चा हुई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे में बोला कि भाई यहाँ पर आप जो एक तरीके से जो आधा आधा काम कर रहे हो ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगा डैम को, और यहाँ पर बिल्कुल भी इन्होंने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई यहाँ पर जो आप सोच रहे हो एक सुपरवाइजरी कमेटी बना देंगे और वो कंटिन्यू करेगी इस मामले को, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद एक नेशनल लेवल कमेटी आ जाएगी, तो ये आधा आधा काम रहेगा सबका, इसमें और डिस्प्यूट क्रिएट होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया सुपरवाइजरी पैनल को। तो ये यहाँ पर आर्टिकल निकल कर आता है। बाकी आपको बताओगे मुल्ला पेरियार कंट्रोवर्सी क्या है, तो नहीं पता है तो मैं आप लोग को एक छोटा सा इसके बारे में डिटेलिंग देता हूँ। इस वजह से मैंने इस आर्टिकल को लास्ट में लिया क्योंकि हमने थोड़ा सा कल कवर किया था, लेकिन आज मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ। देखो, ये जो मुल्ला पेरियार डैम डिस्प्यूट है ये लगभग कई सौ साल पुराना आपको डिस्प्यूट देखने को मिल जाता है। मतलब आप कह सकते हो कि ये जो डिस्प्यूट है, मतलब ये जो डैम है, बेसिकली डैम 126 साल पुराना है, डिस्प्यूट यहाँ पर 10 साल पुराना देखने को मिलेगा। अब डिस्प्यूट के अंदर बात करते हैं, पहली चीज़ केरला और तमिलनाडु इन दोनों के बीच में विवाद है इस डैम को लेकर। ये जो डैम है ना, ये केरला के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन इस डैम का जो पूरा कंट्रोल है वो तमिलनाडु के पास में, तमिलनाडु इसको ऑपरेट करता है। आपका क्वेश्चन होगा क्या केरला इस डैम के पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, तमिलनाडु यहाँ पर पूरी तरह से कंट्रोल करता है। तो 126 साल पुराना यहाँ पर आपको डैम देखने को मिल जाता है। अब होता क्या है, मतलब पहले काफ़ी भारी भरकम बारिश वगैरह भी होती है, पानी बह जाता है, मुल्ला पेरियार डैम के अंदर बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, ठीक है। इसकी वजह से काफ़ी बाढ़ वगैरह भी आ जाती है केरला के अंदर, क्योंकि ये जो डैम है ये आपको केरला के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेगा। जब बाढ़ वगैरह आती है तो यहाँ पर यह मुद्दा केरला सुप्रीम कोर्ट में पहुँचाता है। केरला ये बोलता है कि भाई यहाँ पर 126 साल पुराना डैम है ना, और केरला यहाँ पर तमिलनाडु से ये बोलता रहता है कि भाई आप इस डैम का पानी ना नीचे रखो, थोड़ा सा डाउन रखो पानी, और यहाँ पर पानी डाउन रखो क्योंकि ये डैम अपने आप में काफ़ी पुराना हो चुका है, इस डैम के ऊपर काफ़ी क्रैक्स वगैरह हैं, और अगर पानी भरा रहेगा और ना जाने कभी कुछ हो जाए तो इससे यहाँ पर इदुक्की डिस्ट्रिक्ट पूरा बह जाएगा। लोग वैसे ही सफ़र करते हैं वहाँ पे बाढ़ से, और एक और डिजास्टर देखने को मिल सकता है। तमिलनाडु बोलता है हम इसमें पानी कम नहीं करेंगे। क्यों? पानी का लेवल इसलिए कम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे आधे डिस्ट्रिक्ट को पानी मिल नहीं पाएगा, तमिलनाडु इसको मना करता है। तो केरला पहुंच गया इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर पूरी तरह से मुद्दे को देखा, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी इसके ऊपर प्रॉपरली डिसीजन आया नहीं है। बस खाली ये क्या है, आपस में बैठ के मुद्दे को सुलझा लो, इसके ट्रिब्यूनल को यहाँ पर बोल दिया अभी आपस में मुद्दे को सुलझा लो, बस खाली यही रहा है। बाकी यहाँ पर कोई भी ऐसा डिस्प्यूट इसका सुधरता हुआ आया नहीं है। मुल्ला पेरियार डैम क्या है इसके बारे में ज़रूर जान लेना। ये डैम आपको लोकेटेड देखने को मिलेगा मुलैयार और पेरियार रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर, मतलब मुलैयार पेरियार रिवर आपस में मिल रही है, वहाँ पर आपको ये डैम स्थित देखने को मिल जाता है केरला के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। ये जो रिजर्वायर है ये आपको पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर में देखने को मिल जाता है। ये डैम लगभग 1000 साल के लिए अप्रॉक्स कह सकते हो, ये 1000 साल के लिए अप्रॉक्स तमिलनाडु को दे दिया गया था, ठीक है। तो तमिलनाडु को ये रेंट पर दे दिया गया था ये पूरा का पूरा डैम, तो आप लोग ध्यान रख सकते हो, अभी तो काफ़ी पुराना हो चुका है। देन उसके बाद पेरियार रिवर के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो पेरियार रिवर के बारे में ज़रूर जान लेना, रिवर को लेकर क्वेश्चन बन जाते हैं। पेरियार रिवर अपने आप में एक बहुत लंबी रिवर देखने को मिल जाती है केरला के अंदर में। इसकी लेंथ लगभग 244 किलोमीटर्स की है। इसको हम लोग लाइफ लाइन ऑफ केरला के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो ये पेरियार रिवर है, पेरियार रिवर ओरिजिनेट होती है शिवागिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट से, वेस्टर्न घाट से तमिलनाडु के अंदर। फिर उसके बाद ये बहती है पेरियार नेशनल पार्क तक। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं पेरियार रिवर की, जिसमें से मुथिरापूजा, मुलैयार, चेरुथोनी और पेरिंजनगुत्ती आपको देखने को मिल जाएंगी। ये सारी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं पेरियार नदी की। आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका है। उसके बाद आप लोगों ने आज का थंबनेल देखा होगा, मैं आपको थंबनेल वाला आर्टिकल थोड़ा सा बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा जहाँ पे बात की गई है कि यूएस ने यहाँ पर सैंक्शन लगाने स्टार्ट कर दिया व्लादिमीर पुतिन की डॉटर के ऊपर, इनकी बेटियों के ऊपर। इसके ऊपर जो आर्टिकल है ये ऑलरेडी कल कवर हो चुका है, इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया है। आप देख पाओगे एक्सप्लेन सेक्शन पर, हु आर व्लादिमीर पुतिन डॉटर फेसिंग यूएस सैंक्शन ओवर यूक्रेन वॉर। उसके बाद ये सेम आर्टिकल आप देख पाओगे द हिंदू ने भी कवर किया है। वैसे आज ही न्यूज़पेपर में दिया नहीं है, हो सकता है कल के दिन आ जाए, क्योंकि ये आधी रात का ये आर्टिकल कवरेज देखने को मिल जाता है। उसके बाद यही सेम आर्टिकल आप देख पाओगे टाइम्स ऑफ इंडिया, अलग अलग न्यूज़पेपर, मतलब भारत के सभी न्यूज़पेपर्स और भारत के साथ साथ इंटरनेशनल अखबार यहाँ पर इस खबर को कवर कर चुके हैं। तो आपको पता होगा एक खबर हम लोग अलग से लेते हैं कवर करने के लिए, जो कि यहाँ पर आने वाले टाइम पर कवर हो ही जाती है। तो यहाँ पर बात की गई है कि व्लादिमीर पुतिन की जो डॉटर हैं
इनके ऊपर यहाँ पर सैंक्शंस लगाया जा रहा है। व्लादिमीर पुतिन की आपको ये 2 डॉटर्स देखने को मिल जाती हैं, थंबनेल में पिक्चर लगा होगा। अब यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन की जो वाइफ है जिनका नाम है लुदमिला, ये आपको राइट साइड में देखने को मिलेंगे, इनकी वाइफ हो गई। उसके बाद यहाँ पर सेकंड लेफ्ट आपको ये डॉटर देखने को मिल जाती है, डॉटर मारिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक डॉटर का नाम है कैथरीन। तो 2 डॉटर से एक का नाम है मारिया और दूसरे का नाम है यहाँ पर आपको कैथरीन देखने को मिलती हैं। व्लादिमीर पुतिन ने खुद बहुत कम फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पर अवेलेबल करवा रखी हैं, बहुत कम फ़ोटोज़ आपको देखने को मिलती हैं इनके फैमिलीज़ की। तो ये 2 डॉटर कौन कौन सी, एक का नाम है मारिया और दूसरे का नाम कैथरीन, तो आप लोग यहाँ पर नाम ये देख रहे होंगे। उसके बाद इनकी वाइफ है लुदिमा। अब ये लुदिमिला कौन है, वो आपको ये देखने को मिल जाएंगी। अब क्या है कि जो व्लादिमीर पुतिन के बच्चे हैं वो इन्हीं वाइफ से हैं, ठीक है। और इन वाइफ के साथ में डिवोर्स भी हो चुका था। व्लादिमीर पुतिन ने इनके साथ डिवोर्स भी कर लिया है बहुत पहले, ठीक है। ये दोनों के बीच में डिवोर्स हुआ था 2013 में, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना। देन उसके बाद जैसे मैंने आर्टिकल में आप लोगों को बताया, थंबनेल बताया कि यूएस यहाँ पर सैंक्शन लगा रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो इंडियन एक्सप्रेस ने यहाँ पर बताया है 4 लाइनों में। ये देखो, यूएस ऑफिशियल का कहना यह है कि ये लोग मानते हैं कि बहुत सारा जो व्लादिमीर पुतिन का एसेट है, बहुत सारी संपत्ति है, वो सब छुपी हुई है व्लादिमीर पुतिन की फैमिली मेंबर्स के पास में। इनके पास मतलब कई हज़ारों करोड़ रुपए यहाँ पर इन्होंने छुपा रखे हैं सभी लोगों ने मिलकर। तो इसी वजह से यहाँ पर ये टारगेट कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन के फैमिली को। उसके साथ साथ यहाँ पर जो भी यहाँ पर आप कह सकते हो और भी मिनिस्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं रशिया के अंदर में, ठीक है, जैसे कि सर्जी लेवरोव साहब हो गए, तो इनकी फैमिलीज़ को भी यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। तो ये आप लोग देख पाओगे। आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका है क्या सिनेरियो इसको लेकर देखने को मिल रहा है। क्लियर हुआ? तो ये मैंने आपको बताया। उसके बाद ये दोनों डॉटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पता होगा, मैंने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल भी कवर किया था जहाँ पे बोला जाता था कि देखो अनऑफिशियली पता यह है कि व्लादिमीर पुतिन दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है। मतलब कि जो ये इलॉन मस्क और ये सब लोग हो गए, इनसे कोई भी पीछे छोड़ चुके हैं। दुनिया के रिचेस्ट पर्सन यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन है। ऐसे लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश होते रहते हैं, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर आपको पता होगा, रिसेंटली मैंने बताया था, इन्होंने एक जैकेट पहनी है जो कि वो 10 लाख रुपए की उसकी कॉस्ट थी। एक वॉच इन्होंने पहन रखी थी, इसकी 7 करोड़ रुपए की कॉस्ट थी। जब यहाँ पर पूछा गया कि भाई आपकी इनकम कितनी है, तो यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन बोलते हैं 80 लाख रुपए सालाना यहाँ पर इनको कुछ पैसा मिलता है। बट यहाँ पर इतनी महंगी महंगी वॉच पहन रखी कैसे? तो ये जो वॉच वगैरह पहन रखी है इन्होंने, यहाँ पर वो वॉच को बेचा भी। और अब क्या है, बेसिकली यहाँ पर इसलिए बेच दिया क्योंकि पता है कि देखो ये पैसा करप्शन की, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर एक पॉलिटिशियन है, अब यहाँ पर इतना पैसा ये कमा नहीं सकते। उनकी सैलरी यहाँ पर 80 लाख रुपीज़ की है, 7 करोड़ रुपए की घड़ी पहन रहे हैं, तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, करप्शन का एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? तो ये भी सिनेरियो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट यहाँ पर एलेक्सी नावल्नी ने इनका एक पैलेस भी मतलब दिखाया था कि भाई एक पैलेस इनका बहुत बड़ा पैलेस बना हुआ है ब्लैक सी के अंदर में, बहुत बड़ा पैलेस यहाँ पर बना रखा है इन्होंने। तो वो सारी बातें भी यहाँ पर निकल कर आ जाती हैं। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये पूरा मुद्दा समझ में आ चुका है। यूएस को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, तो यहाँ पर भी एक मतलब ये आर्टिकल भी कवर हो चुका है। देन एट द लास्ट हम लोग अपने क्वेश्चन को देखेंगे। इसका थोड़ा सा मैं आप लोग को एनालिसिस बता देता हूँ कि क्या क्या यहाँ पर इसका आंसर देखने को मिलता है। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, आज मैं इसका क्वेश्चन मैंने लिया नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं चीज़ों को थोड़ा सा सेट कर रहा हूँ यार। जो ग्रुप्स वगैरह हैं वो एक ग्रुप डिलीट हुआ है, आपको पता होगा। उसके बाद चीज़ों को थोड़ा सेट करना पड़ रहा है, तो मैं आपको कल से या फिर मंडे से दूंगा क्वेश्चंस, फिर से रेगुलर बेसिस पर मिला करेंगे और आपको उसको प्रॉपर सबमिट भी कर पाओगे। सारे लिंक्स वगैरह मैं सेट कर रहा हूँ सारी चीज़ों को, कि एक बार सेट हो जाए कि आपको कोई परेशानी ना पड़े, क्योंकि आप लोग भी काफ़ी परेशान हो चुके हो, तो उससे मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी आपको पता होगा टेलीग्राम चैनल तो है ही, वहाँ पे आप लोगों को PDF मैं खुद हैंडमेड बना के दे रहा हूँ, मतलब PPTs वगैरह क्रिएट करके दे रहा हूँ, तो आप लोग उनको एक बार गो थ्रू कर सकते हो। डेफिनेटली वो आप लोगों को हेल्प करेगी काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ये था, ये कम्युनिटीज़ दी गई हैं और दूसरा यहाँ पर बताया गया भी कौन सी कम्युनिटीज़ के साथ यहाँ पर कौन सी कंट्री रिलेटेड आपको देखने को मिलेगी। कुर्द कम्युनिटी, कुर्द बांग्लादेश के साथ कनेक्शन है, मधेशी नेपाल के साथ कनेक्शन है, या फिर रोहिंग्या का म्यांमार के साथ कनेक्शन है। तो यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है गलत है, बाकी दूसरे ऑप्शन दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। तो 2 और 3 इज़ द करेक्ट आंसर, तो आंसर C हमारा हो जाएगा। कैसे? तो देखो, जो ये कुर्द कम्युनिटी है, कुर्द यहाँ पर एक इंडिजीनियस पीपल आपको देखने को मिलते हैं। कहाँ के? ये आपको सदर्न ईस्ट टर्की के अंदर, नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया, नॉर्दर्न इराक, नॉर्थ वेस्टर्न ईरान, साउथ वेस्टर्न अर्मेनिया आपको देखने को मिलेगा। तो इन रीजन के अंदर ये कम्युनिटी पाई जाती है। तो बांग्लादेश के साथ में इनका कोई लिंक नहीं है, तो इसी वजह से पहला ऑप्शन गलत हुआ। उसका जो मधेसी कम्युनिटी है, मधेसी यहाँ पर एक एथनिक ग्रुप है जो कि यहाँ पर नेपाल के सदर्न साइड में यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इंडिया के साथ जहाँ पर बॉर्डर साझा होता है, तो वहीं पर मधेसी कम्युनिटी रहती है। तो जो पेयर 2 है वो बिल्कुल करेक्टली मैच है।
उसके बाद तीसरा आपको देखने को मिल जाएगा रोहिंग्या। रोहिंग्या भी यहाँ पर बेसिकली एक एथनिक ग्रुप आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको लार्जली मुस्लिम्स देखने को मिल जाते हैं और ये बेसिकली जो कम्युनिटी है ये बिल्कुल म्यांमार के अंदर आपको देखने को मिल जाती है, जो कि रहते हैं वेस्टर्न म्यांमार प्रोविंस ऑफ रेखाइन के अंदर में। तो पेयर 3 भी करेक्टली मैच्ड होता है, तो उसी की वजह से जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है, बाकी ऑप्शंस हमारे यहाँ पर गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में ज़रूर ध्यान रख सकते हो। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब आगे क्या बढ़ते हैं यहाँ पर, इसके साथ हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त करेंगे क्योंकि सब कुछ डिस्कशन कर चुके हैं। बाकी जैसा कि एडिटोरियल्स के अंदर और कोई भी खास चीज़ नहीं है, एडिटोरियल्स में हम लोगों ने जो कवर किया है वही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर 2-3 चीज़ें कवर की गई हैं। वहाँ पर फ्रांस के हिस्ट्री के बारे में कवर किया गया, रशिया यूक्रेन के विवाद के बारे में कवर किया गया, तो अगेन वो सब यहाँ पर बकवास है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर ज़्यादा डिटेलिंग में मैं गया नहीं हूँ। बाकी यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो आपको बता दी गई है। तो इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।